नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ उत्तरा गणेशन जी। उत्तरा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद निखिल। और सबसे पहले हम मुख्य समाचारों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच गुजरात के राजकोट में जारी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया। और भारतीय अंडर-20 महिला फुटबॉल टीम अगले महीने तुर्की के अंतालिया में 3 मैत्री मैच खेलेगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ आज से उत्तराखंड में हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में औपचारिक रूप से इन खेलों का उद्घाटन किया। मां गंगा के सुभाषित के साथ आज नेशनल गेम्स शुरू हो रहे हैं। ये वर्ष उत्तराखंड के निर्माण का 25वां वर्ष है। इस युवा राज्य में देश के कोने कोने से आए हजारों युवा अपना सामर्थ्य दिखाने वाले हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बड़ी सुंदर तस्वीर यहां दिख रही है। उत्तरा जी, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ है उत्तराखंड में, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पहल है खेलों की दृष्टि से अगर देखा जाए, खासतौर पे ऐसे समय में जब लगातार खेलों के प्रति देश में बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब नेशनल गेम्स की बात आती है तो कई सालों तक हमें ये नहीं पता था कि इस साल हुए हैं, अगले साल होंगे कि नहीं होंगे। कई बारी 4-4 साल बाद हुए हैं, कई बारी 5-6 सालों का भी बीच में गैप आया है। तो पिछले कुछ सालों में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि हर साल हो रहे हैं। इस साल उत्तराखंड में हैं, पिछले साल गोवा में हुए थे, उससे पहले गुजरात में हुए थे। तो ये जो रेगुलरिटी है वो अपने आप में एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि खिलाड़ियों को ये पता होता है कि अगले साल नेशनल गेम्स होंगे जिसमें उनको प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, जहां पे वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार जो गेम्स हो रहे हैं वो उसी चीज को आगे कंटिन्यू करने की एक पहल है, क्योंकि नेशनल गेम्स बहुत से ऐसे खेल हैं हमारे देश में, कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तरह से रेगुलेट होते हैं, जैसे एथलेटिक्स हो गए या उस तरह के कुछ स्पोर्ट्स हैं जहां पे लगातार हर साल नेशनल्स होते हैं, ठीक से उनका आयोजन किया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे खेल हैं जिनमें उस तरह से नेशनल गेम्स आयोजन, उनके अपने नेशनल चैंपियनशिप्स होते ही नहीं है, और अगर होते हैं तो उनके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं चल पाता है। जब कभी कभी जब करते हैं तो उसमें हमेशा कुछ सवाल खड़े होते हैं कि किस तरह से चयन हुआ था, किस तरह की टीमें आई थी। उन सारी चीजों को मुझे लगता है कि ओवरकम करने के लिए नेशनल गेम्स एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम फेडरेशंस उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सरकार जब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जब ऑर्गेनाइज करती है और वो भी केंद्र सरकार के समर्थन के साथ, तो वहां पे फिर खिलाड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। करीब 10,000 के आसपास खिलाड़ी यहाँ पे हैं, और अगर हम हिसाब लगाएं तो ओलंपिक्स में करीब 10,500 खिलाड़ी होते हैं। तो आप उस चीज से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा और कितना विशाल ये आयोजन होने वाला है। उत्तरा जी, आपने ओलंपिक्स का भी जिक्र किया, मेरे जहन में ये बात आई कि 2036 में हम ओलंपिक भारत में आयोजित करने की योजना बना चुके हैं और उसके लिए जोर शोर से प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा यहाँ पर कि इस तरह की जो प्रतियोगिताएं होती है, विंटर खेलो इंडिया की हम बात करें, राष्ट्रीय खेलों की बात करें, और जो यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं, इनसे एक अगर रास्ता तय करने की बात है ओलंपिक्स तक 2036 में जो भारत में आयोजित होने की पूरी कोशिश है, कैसा आपको लगता है, किस तरह की तैयारियां उनको लेकर के हैं? देखिए, आयोजन तो हम कर सकते हैं, उसमें किसी चीज का डाउट नहीं है, लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जब हम नेशनल गेम्स की बात करते हैं तो जो खिलाड़ियों का स्तर है, जो कंपटीशन का स्तर है, जो फैसिलिटीज का स्तर है, जो स्टेडियम और रहने की जो पूरी व्यवस्था है, वो सब जो है वो बहुत अलग लेवल पे होता है नेशनल गेम्स और ओलंपिक्स के बीच में। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स शायद बहुत आसपास रहेंगे, लेकिन उसके अलावा जब आप खिलाड़ियों का स्तर देखते हैं तो उसमें बहुत फर्क आता है। इसलिए मुझे लगता है कि हाँ,
इतनी विशाल संख्या को संभालना और उनका आयोजन करने के लिए जरूर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहां तक फैसिलिटीज और लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, उसमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है। हालांकि वो बहुत काम चल रहा है। देश के कई ऐसे शहर हैं जहां पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं, और अभी अहमदाबाद और गुजरात में भी, अहमदाबाद में पूरी तरह से उसको बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है, पूरा एक स्पोर्ट्स सिटी टाइप उसको डेवलप करने के लिए। पर अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा उस लेवल तक पहुंचने में। मुझे उम्मीद है कि 36 बहुत दूर है अगर तैयारियों के हिसाब से। जब जो फाइनल डिसीजन होगा वो भी शायद 28 या 30 के आसपास जाकर ही होगा, और तब तक हमारे पास अभी कम से कम 5 से 7 साल हैं अभी। तो ये 5-7 साल बहुत अहम होने वाले हैं सारी चीज़ों के लिए। इसमें एक चीज़ यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि सरकार ने जो खेलों का बजट है उसको काफ़ी विस्तार दिया है, लगातार उसको बढ़ावा दिया है, और आंकड़े तो यहाँ तक कहते हैं कि पहले के मुकाबले अब 3 गुने से ज़्यादा बजट खेलों के प्रति दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है, लेकिन जो खेलों का बजट है उसमें खेल इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होता। वो खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पे जाता है, वो उनके एक्सपोजर ट्रिप्स पे जाता है, वो कैंप्स आयोजन करने में जाता है, वो जैसे नेशनल्स वगैरह हैं अलग अलग फेडरेशंस की, उसके लिए जो फेडरेशंस को ग्रांट जाता है उसमें जाता है, साई को जाता है, खेलो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन पे जाता है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट और प्राइवेट बॉडीज का भी इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उम्मीद करना बहुत गलत होगा कि इस देश में सिर्फ सरकार ही खेल चलाए, क्योंकि देश जितना बड़ा है और जिस तरह की जरूरतें हैं खेल के लिए, स्पेशली मॉडर्न स्पोर्ट्स में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या स्पोर्ट्स साइंसेस हो या मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो या बायोमैकेनिक्स हो, उसमें जब तक कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, सरकार के पास और बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। ये उम्मीद करना बहुत गलत होगा कि हर चीज सिर्फ सरकार ही करती रहे। आइए सुनते हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों से संबंधित ये रिपोर्ट। देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में लाइटनिंग और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच आज 38वें नेशनल गेम्स का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। खेलों के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त, केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से, खेल मंत्री रेखा आर्या, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा भी मौजूद थे। ये खेल आयोजन उत्तराखंड के लिए गौरवपूर्ण है, जो राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि विश्व भर के लोग उत्तराखंड में इन खेलों को देखें और राज्य को एक प्रमुख खेल स्थल के रूप में पहचानें। उत्तराखंड में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेल आज से 14 फरवरी तक चलेंगे। ये खेल 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। 17 दिनों तक 35 खेल स्पर्धाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें 36 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 10,000 से अधिक एथलीट और खिलाड़ी भाग लेंगे। 33 प्रतियोगिताओं के लिए पदक प्रदान किए जाएंगे, जबकि 2 प्रदर्शनी खेल होंगे। योग और मल्लखंब को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। एथलेटिक्स में सबसे अधिक 700 खिलाड़ी शामिल होंगे। राष्ट्रीय खेलों में कई स्पर्धाएं रात में भी होंगी। उत्तराखंड में पहली बार होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों में मेजबान राज्य से सबसे अधिक 1016 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। देश के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से मात्र 2 खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेंगे। इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों की विषय वस्तु ग्रीन गेम्स रखी गई है, जो स्थिरता पर केंद्रित है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला गुजरात के राजकोट में हो रहा है। इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 172 रन का लक्ष्य दिया है। भारतीय टीम ने आज टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 171 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम शुरुआती 2 मैच जीतकर सीरीज में 2-0 से आगे है। उत्तरा जी, इस मैच का जो रिजल्ट होगा पूरी तरह से श्रृंखला को निर्धारित कर देगा यदि ये भारत के पक्ष में होता है, और इंग्लैंड पूरी कोशिश करेगी कि इस मैच में जीत हासिल करके लड़ाई बरकरार रखी जाए। बिल्कुल, लेकिन जितना उन्होंने बनाया है उससे उम्मीद कम लग रही है कि इंग्लैंड अपने आप को इस मुकाबले में रख पाएगा, क्योंकि 172 रन का टारगेट है सिर्फ, और जिस तरह की भारतीय लाइनअप है उसमें मुझे लगता नहीं है कि इनको इतना बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। खास करके अगर हम पिछले मैच की बात करें जहां पे ऑलमोस्ट इंग्लैंड जीत चुकी थी, लेकिन लास्ट में आके
माफ कीजिए, तिलक वर्मा ने जिस तरह से बैटिंग की थी, तो हमारे पास बल्लेबाज हैं, सिर्फ ऊपर के 1 2 3 नहीं बल्कि काफी नीचे तक हमारी बल्लेबाजी है। और 172 का टोटल आज की तारीख में T20 में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। लगातार 200 का आंकड़ा पार होता है T20 में, भारतीय टीम भी लगातार बनाती है, तो 172 मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम रह गया है। हालांकि T20 है, आप कुछ कह नहीं सकते हैं, अगर जल्दी 2-3 विकेट निकल गए तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पर जैसा मैंने कहा कि अगर सिर्फ 3-4 बैट्समैन हो तो जरूर दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्योंकि नीचे 6, 7, 8वें नंबर तक हमारी बल्लेबाजी है और ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी कंडीशन में खेल सकते हैं, मुझे लगता है कि अनलेस वो बहुत ब्रिलियंट बॉलिंग करें और ये बहुत खराब बैटिंग करें, ये मैच भारत को जीत ही जाना चाहिए। और आज की अगर अभी तक के प्रमुख खिलाड़ी की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती ने बड़ी शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर में 24 रन देकर के 5 विकेट लिए। काफी अच्छी गेंदबाजी नजर आई उनकी। बिल्कुल, और वरुण चक्रवर्ती छोटे फॉर्मेट में खास करके T20 में लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं। IPL में हम लगातार उनको देख चुके हैं, अपनी फ्रेंचाइजी के साथ, उन्होंने KKR के साथ भी जिस तरह से किया था, और भारतीय टीम के साथ भी T20 जो फॉर्मेट है उसमें वरुण चक्रवर्ती लगातार अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि क्या कुछ खिलाड़ी हैं जो सिर्फ कुछ फॉर्मेट्स के लिए हैं, क्योंकि एक फॉर्मेट के बेसिस पे दूसरे के लिए जब सिलेक्शन होता है तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन शायद उनको T20 फॉर्मेट के लिए ही संभाल के रखना चाहिए। अंडर 19 महिला विश्व कप क्रिकेट में सुपर 6 चरण के अंतिम मैच में भारत ने स्कॉटलैंड को 150 रन से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 1 विकेट पर 208 रन बनाए, जिसमें त्रिशा गोंगटी की 59 गेंदों पर नाबाद 110 रनों की धमाकेदार पारी भी शामिल है। जवाब में स्कॉटलैंड की टीम 14 ओवर में 58 रन पर ही सिमट गई। भारत के लिए आयुषी शुक्ला ने 4 और वैष्णवी शर्मा तथा त्रिशा गोंगटी ने 3-3 विकेट लिए। त्रिशा गोंगटी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया, जब सारावाक में अमेरिका के साथ उसका मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। इस बीच बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज पर 10 विकेट की शानदार जीत के साथ अपने अभियान का अंत किया। ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया और भारतीय टीम पहले ही इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, जबकि ग्रुप बी से दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें अंतिम 4 में पहुंची हैं। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मैच सुपर 6 चरण संपन्न होने के बाद शुक्रवार को खेले जाएंगे। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेयो फ्लिंट ट्रॉफी की विजेता घोषित किया है। 24 वर्षीय अमेलिया केर ये सम्मान पाने वाली न्यूजीलैंड की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस बीच केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया। लद्दाख ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते थे। वहीं महाराष्ट्र ने सबसे अधिक 10 पदक जीते, लेकिन स्वर्ण केवल 2 प्राप्त करने के कारण वो अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है। उत्तरा जी, इस तरह के जो विंटर गेम्स आयोजित हो रहे हैं लगातार, हम देख रहे हैं कि एक अच्छी पहल हुई है। भारतीय खिलाड़ी भी उसमें पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शन को। आगे के लिए क्या संभावनाएं नजर आती हैं? देखिए, विंटर गेम्स मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जिस तरह का भारत में हमारे पास नेचुरल फैसिलिटीज़ हैं विंटर गेम्स के लिए, चाहे वो हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, लेह लद्दाख हो, उत्तराखंड हो, औली की जो ऊपर है, या नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह हो। हमारे पास उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगह हैं ऐसी। हमारे पास विंटर गेम्स के लिए बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कुछ बनाने के लिए, बस उनको ठीक से डेवलप करने की ज़रूरत है। और सिर्फ खेलों के हिसाब से नहीं, टूरिज्म के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब आप लेह लद्दाख जैसी जगह पे ले जाके खेल कराते हैं तो आप उनको भी ये बताते हैं कि आप हमारे देश का एक हिस्सा है, और वो एक बहुत जरूरी चीज होती है दूर से दूर के इलाकों को अपने साथ जोड़ने के लिए। भारतीय अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम अगले महीने तुर्की के अंतालिया में 3 मैत्री मैच खेलेगी। भारतीय टीम 19 फरवरी को जॉर्डन का सामना करेगी, 22 फरवरी को उसका मुकाबला हांगकांग से होगा और 25 फरवरी को अंतिम मैत्री मैच में रूस के साथ खेलेगी। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पंजाब FC का मुकाबला जमशेदपुर FC के साथ जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक जमशेदपुर FC की टीम 2-0 से आगे थी। इससे पहले मोहन बागान सुपर जायंट ने कल कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में बेंगलुरु FC को 1-0 से हरा दिया था। मोहन बागान की टीम 18 मैचों में 40 अंक के साथ लीग में शीर्ष पर है। उत्तरा जी, तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निखिल। और फिलहाल श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। एक नई मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए। निखिल, कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन यहीं पर संपन्न करने की। नमस्कार।